ठीक है, आज की क्लास में हम 7 जो एलिमेंट्स है वो कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट हो रहा होगा सभी को, विजिबल है स्क्रीन। टॉपिक क्या चल रहा है? यूनिट 6 में न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं हम लोग। कल हमने कुछ पॉइंट कवर कर लिए थे। आहार एवं पोषण की मूलभूत अवधारणा, पोषण की समझ, पोषक की आवश्यकता के संबंध में मूलभूत शब्दावली, मानव की पोषणीय आवश्यकता, आहार की स्वीकार्यता और आहार के कार्य, घटक, उनका वर्गीकरण, ये सब देखा था। और फिर स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, इसके अंडर में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट हमने कल कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट ही कर लिया, ठीक ना। और आज हम 6 एलिमेंट्स पढ़ लेंगे, ये जो प्रोटीन है, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर। आप में से आप लोगों को पहले ही मैंने पीडीएफ सेंड कर लिया था, है ना। तो आप में से किन किन लोगों ने पीडीएफ पढ़ ली है, हैंड रेज कर सकते हो आप लोग। चलते, हमने कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार देखे थे कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में, जैसे कि चीनी, स्टार्च और फाइबर, जो कि हमने मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में देखा था। ठीक है, जो कि मोनोसेक्राइड जो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, एक ही ग्लूकोज से बना होता है। और ये डाइसेचराइड्स जो कि 2 ग्लूकोज से बना होता है। और ये पॉलीसेक्राइड, इसमें अनेक सारे ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, ये सब हमने कल देख लिया था। कुछ इसमें देख लेते कार्बोहाइड्रेट की कमी से हानियां। कार्बोहाइड्रेट से कमी से क्या हानियां होती है हमें। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से यानी डेफिशिएंसी स्टेटस, जो है कि इसकी कमी से व्यक्ति में थकावट और कमजोरी होती है, क्योंकि ऊर्जा की कमी होने से क्या होगा, थकावट और कमजोरी तो होगी ही। प्रोटीन का विघटन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो उस समय क्या काम करता है ऊर्जा के रूपांतर में, ये क्वेश्चन आया हुआ था। आप में से पीवाईक्यू सवाल किया होगा, तो जब कार्बोहाइड्रेट कम होता है तो प्रोटीन भी ऊर्जा के लिए हेल्पफुल होता है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो प्रोटीन का विघटन होना स्टार्ट हो जाता है। वसा की मात्रा काफी कम होना, तो वसा की मात्रा भी कम हो जाती है, जो कि लिवर में ग्लाइकोजन था ना, कार्बोहाइड्रेट के रूपांतर में ग्लाइकोजन था लिवर में जो जमा हुआ था, उसका फिर उपयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हानियां, तो अभी हमने पढ़ लिया है ना। अब पढ़ते हैं, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हानियां, यहाँ पर भी दिया है। तो इसमें कमी से हो गया, ठीक है, यानी कमी से यानी ऊर्जा हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो व्यक्ति थकावट और कमजोरी महसूस करेगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग। और प्रोटीन का विघटन होना स्टार्ट हो जाता है। आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, जी सर। जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है, क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हानियां, कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा से अजीर्ण और दस्त, डायरिया बोलते हैं ना दस्त को, अजीर्ण और दस्त यानी पुराना रोग, अजीर्ण, बहुमूत्रता, अधिक मात्रा में मूत्र, मोटापा, ओबेसिटी, मस्तिष्क की अक्रियाशीलता, मस्तिष्क क्रियाशील नहीं रहता, अक्रियाशीलता, ठीक है, एक्टिव नहीं रहता है, निष्क्रिय हो जाता है। शारीरिक कार्य क्षमता में कमी, हमारी शारीरिक कार्य क्षमता में भी कमी आ जाती है जब कार्बोहाइड्रेट की एकदम अति हो जाती है, तो ठीक है, मस्तिष्क भी अक्रियाशीलता हो जाता है। ज्यादा ओवर भी नहीं होना है और ज्यादा कम भी नहीं होना है ना, कम या ओवर हो जाएगा तो शरीर को नुकसान होगा, इसलिए बैलेंस में रहना चाहिए। तो देखिए इसमें इस प्रकार से रक्त शर्करा का स्तर, तो इसको हम बैलेंस में ला सकते हैं, इस प्रकार से बैलेंस में होना चाहिए। जैसे कि इसमें रक्त शर्करा जो कि 80 से 120 मिलीग्राम, 80 से 120 मिलीग्राम, ये सामान्य स्थिति होती है। इसमें क्या होता है, शारीरिक स्थिति स्वस्थता, यानी हम स्वस्थ रहते हैं। जब 80 से 120 में मिलीग्राम में जब रक्त शर्करा होता है हमारे ब्लड में, तो हम कैसे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। समझ लीजिएगा 80 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होगा, 80 से कम होगा तो न्यूनता, यानी ग्लूकोज लेवल हमारे शरीर में कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया।
जब 120 मिलीग्राम से प्रतिशत से अधिक होता है, 100 मिलीग्राम 120 मिलीग्राम प्रतिशत से अधिक होता है तो इसकी अधिकता से क्या होता है, हाइपर हाइपर होगा, ठीक है, हाइपर ग्लाइसेमिया। ऊपर कमी होगी तो 80 से हाइपो और ज्यादा होगा तो हाइपर ग्लाइसेमिया, शुगर बोलते हैं हमारा। अब पढ़ते वसा। वसा की विशेषता पहले देख लेते हैं। ये कार्बनिक होता है, शरीर के निर्माण में 15% भाग होता है, तो शरीर के निर्माण में 15% भाग मिलता है का वसा से। महिला में अधिक पाया जाता है वसा, जो कि है महिला में अधिक पाया जाता है पुरुष की तुलना में, है ना। आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ रहे हो, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब ये जो योग अध्यापन की विधियां पुस्तक के अनुसार 9 मिनट में चल रहा है ना, तो महिला में अधिक वसा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करने पर वसा में बदल जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, है ना, बन जाता है, जो लीवर जमा कर लेता है। हमें सर्वाधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। ऊर्जा जो है हमें सर्वाधिक ऊर्जा, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन हो गया, इनसे भी डबल जो होता है ना, वो होता है वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा में सबसे अधिक कैलोरी पाई जाती है, तो सबसे अधिक कैलोरी होती है वसा में। जैसे कि 1 ग्राम के वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण यानी टूटने से हमें, ऑक्सीकरण यानी टूटने से 1 ग्राम वसा हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। 9.3 या फिर 9 भी बोल सकते हैं आप, दोनों ध्यान रखना। उपयोग किए जाने पर सबसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान होती है, तो वसा का उपयोग किया तो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्ति होती है वसा से। अतः वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से लगभग 2 गुना ऊर्जा प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 2 गुना किससे ऊर्जा प्राप्ति होती है, तो वसा से, ठीक है। वसा शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, शरीर का तापमान बैलेंस करने में वसा मदद करता है। शरीर को चोट लगने से बचाता है ना, और सुंदर भी बनाता है, चेहरे पर चमक, सुंदर भी बनाता है। बहुत से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन जो होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, जो एक एलिमेंट है विटामिन, वो वसा में घुलनशील होते हैं। जैसे कि केडा करके है ना, ट्रिक बना सकते हैं केडा करके, यानी KEDA, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसको हम ट्रिक के अनुसार केडा, है ना, कीड़ा बोल सकते हैं, कीड़ा। वसा का उपयोग स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स बनाने में किया जाता है, तो स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स बनाने में किया जाता है वसा का उपयोग। हार्मोन्स वसा में घुलनशील विटामिन के लिए विलायक यानी सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है, तो हार्मोन्स वसा में घुलनशील विटामिन के लिए विलायक यानी सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है। और अतिरिक्त वसा उत्तकों में जमा हो जाती है, जो अतिरिक्त होती है वसा कहाँ पर जमा होती है, तो उत्तकों में, और इसे तब उपयोग में लाया जाता है जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, तभी तो उपयोग में लाया जाता है। कुछ वसा के कार्य देख लेते हैं। ये सामान्य वृद्धि और विकास के लिए वसा ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। विटामिन के यानी KEDA को अवशोषित करता है, यानी विटामिन घुलनशील होते हैं वसा में। कोशिका झिल्ली को बनाए रखता है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना हम, सेल मेम्ब्रेन, इसको बनाए रखता है। खाद्य पदार्थ में स्वाद और स्थिरता प्रदान करता है, तो खाद्य पदार्थ में वसा से हमें स्वाद प्राप्त होता है ना, खाद्य पदार्थ में स्वाद का काम करता है वसा, और स्थिरता प्रदान करता है। अंगों के लिए आराम भी प्रदान करता है, अंगों के लिए आराम भी प्रदान करता है वसा। वसा के कुछ प्रकार भी देख लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। वसा के प्रकार, असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट्स, इसके 2 भाग है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। असंतृप्त वसा एक हुआ, ठीक है, इसके 2 भाग पार्ट देखे हमने, मोनो और पॉली। अब देखते हैं संतृप्त वसा, इसमें सैचुरेट फैट,
और ट्रांस वसा। ठीक है, टाइप्स पूछा जाएगा तो कितने बताना है? 3। तो वसा के टाइप कितने हैं? असंतृप्त वसा, संतृप्त वसा एंड ट्रांस वसा। तो असंतृप्त में मोनो अनसेचुरेट फैट और पॉली अनसेचुरेट फैट, ठीक है, इनको पढ़ते हैं हम। तो असंतृप्त वसा पहले देख लेते हैं, है ना, फिर उसके टाइप देख लेते हैं। तो क्या है अनसेचुरेट फैट? वह वसा जो कि कमरे के तापमान पर तरल होती है। कमरे के तापमान पर तरल होता है। जैसे हम तेल लगाते हैं ना, किसका लगाते हैं? कोई भी तेल हो जो कि हम बाल वगैरह को लगाते हैं, तो वो तापमान पर कैसे होता है? तरल रहता है, वैसा मतलब तरल रहता है ना। कमरे के तापमान पर वो ये नहीं होता, सिकुड़ नहीं जाता है, ड्राई नहीं होता है, लिक्विड टाइप रहता है। ठीक है, इन्हें लाभदायक वसा माना जाता है। इन्हें कैसा वसा माना जाता है? लाभदायक वसा, क्योंकि यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करता है। तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल के रूप में सुधार करता है, स्तर को सुधार करता है। ठीक है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो हृदय विकार हो सकता है ना। हृदय के जो ब्लॉक है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो हृदय विकार हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारता है। इसलिए ये जो असंतृप्त वसा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें ये लेना चाहिए। ठीक है, सूजन को कम करता है, स्वेलिंग वगैरह हो तो उसको कम करने में वसा महत्वपूर्ण होता है अनसेचुरेट। हृदय की लय को स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, असंतृप्त वसा मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से असंतृप्त वसा किससे प्राप्त होता है? तो पौधे से। क्वेश्चन आ सकता है असंतृप्त वसा किस खाद्य पदार्थ से पाया जाता है? तो पौधों से। जैसे कि वनस्पति तेल, बीज आदि, है ना, वनस्पति तेल और बीज आदि में असंतृप्त वसा पाया जाता है। असंतृप्त वसा के दो मुख्य प्रकार जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं, मोनो अनसेचुरेट फैट और डाई अनसेचुरेट फैट, है ना। अब पहले मोनो को पढ़ लेते हैं। चलो, यह आमतौर पर कमरे के तापमान पर भी तरल होते हैं। मतलब ये भी आमतौर पर कमरे के तापमान पर तरल रहते हैं, जो कि मोनो अनसेचुरेट फैट है वो। स्वास्थ्य विशेषज्ञ का मानना है कि यह स्वास्थ्यप्रद होते हैं। तो मोनो अनसेचुरेट फैट कैसे होते? स्वास्थ्यप्रद होते हैं, क्योंकि यह कुल कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल, कुल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं हम, एलडीएल बोलते हैं, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका जो फुल फॉर्म है एलडीएल का पूछा जाता है। एलडीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो यह कुल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है ये। और पॉली अनसेचुरेट के विपरीत है ये जो पॉली अनसेचुरेट हम नीचे पढ़ेंगे उससे विपरीत है। यह एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बनाए रखता है। यानी उच्च भी होगा, है ना, लेवल भी बढ़ जाएगा तो एचडीएल का लेवल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ भी जाएगा तो उसको भी स्थिर रखने में, कंट्रोल रखने में, है ना, मदद करता है। और कम होगा तो इसमें जो फुल कोलेस्ट्रॉल होगा तो उसमें भी कम करने में मदद करता है। एलडीएल एचडीएल इसको बैलेंस बनाने में मदद करता है। कौन? असंतृप्त वसा, जिसमें मोनो अनसेचुरेट है, जिससे ये स्वास्थ्य हृदय के लिए शानदार विकल्प बन जाते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए शानदार विकल्प बनते हैं। उदाहरण इसमें जो पाया जाता है तो जैतून का तेल और जैतून आधारित स्प्रेड। जो असंतृप्त वसा जो हमें चाहिए तो कहां से प्राप्त होता है? तो जैतून का तेल और जैतून आधारित स्प्रेड, यानी ओलिव ऑयल एंड ओलिव बेस्ड स्पिरिट। सफेद सरसों के तेल, सफेद सरसों के तेल, मूंगफली और उसका तेल, मूंगफली और उसका तेल, ओमेगा 3। ठीक है, यहां से ओमेगा 3 प्राप्त होता है ना। सफेद सरसों का तेल, तिल का तेल, इसमें से ये जो है ना ओमेगा 3 प्राप्त होता है। वसा पॉली अनसेचुरेट वसा का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। ओमेगा जो 3 है हम लेंगे तो ये अनसेचुरेट है। ठीक है, अनसेचुरेट यानी पॉली अनसेचुरेट वसा है ओमेगा 3,
शरीर इन्हें नहीं बना सकता, इसलिए इन्हें भोजन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो शरीर इनको नहीं बना सकता, ओमेगा जो 3 है उसको नहीं बनाता, इसलिए हमें भोजन के थ्रू ओमेगा 3 लेना चाहिए। सप्ताह में इसमें बोला गया है कि सप्ताह में 2-3 बार मछली खाने से भी ओमेगा 3 वसा प्राप्त करने का एक उत्तम स्रोत है। बाकी भी है, मछली ही नहीं बाकी भी है, ठीक है ना। जैसे ओमेगा 3 वसा अच्छे संयंत्र स्रोत यानी सूरजमुखी के बीज, इनसे भी प्राप्त होता है ओमेगा 3। अखरोट से भी प्राप्त होता है, अखरोट भी खाना चाहिए। केनोला, केनोला यानी ये तेल, सफेद सरसों का तेल होता है केनोला यानी, ठीक है, सफेद सरसों का तेल बोला गया केनोला। और सोयाबीन का तेल, इनसे भी ओमेगा 3 प्राप्त होता है, ठीक है। ये है केनोला का पिक्चर है, देखिएगा केनोला की खेती होती है इस प्रकार से, ये भी केनोला का ही पिक्चर है। अब पॉली अनसेचुरेट फैट, कमरे के तापमान पर तरल होते हैं, ये भी कमरे के तापमान पर तरल ही रहते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना, ठीक है, तो कम करने में मदद करता है। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या उच्च कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं, यानी उच्च कोलेस्ट्रॉल भी हो तो उसको भी कम करने में मदद करता है। इन्हें 2 समूह में विभाजित किया जा सकता है, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ओमेगा 6 भी शामिल होता है, जिससे कि ये जो पॉली अनसेचुरेटेड फैट है वो प्राप्त होता है, किससे, ओमेगा 6 से, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से, ठीक है। ओमेगा 6 देखिएगा, इसमें ये फैटी एसिड है, इसमें भी सूरजमुखी, कुसुम, सोया, तिल, मकई के तेल में पाया जाता है। ओमेगा 6 कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूरजमुखी का यहाँ पर 3 में भी था, ठीक है, 3 से भी प्राप्त होता है, सूरजमुखी तेल से ओमेगा 3 भी प्राप्त होता है, 6 भी बताया गया है, ठीक है। कुसुम, सोया, तिल और मक्के का तेल से ओमेगा 6 प्राप्त होता है। ये दोनों भी हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, यानी एलडी और एचडीएल को बैलेंस करते हैं, एलडीएल और एचडीएल को बैलेंस करते हैं। सर मकई मीन्स मक्का क्या? मक्का, मक्का। उदाहरण, इससे कुछ उदाहरण दोनों के जो उदाहरण जैसे कि सूरजमुखी का तेल, मक्का का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल और तिल के बीज। तो असंतृप्त वसा, इतना भी आप ध्यान रख सकते हो कि असंतृप्त वसा जो है अनसेचुरेटेड फैट, तेल है ना, वनस्पति तेल, इतना ध्यान रखना आप लोग, वनस्पति तेल से प्राप्त होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी। अब पढ़ते संतृप्त वसा यानी सेचुरेटेड फैट। ये मुख्य रूप से पशु खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जो ऊपर अनसेचुरेटेड फैट था जो वो वनस्पति से प्राप्त हो रहा था, अब ये जो संतृप्त वसा जो है वो पशु खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है, ठीक ना। कुछ पौधे खाद्य पदार्थ में भी है, कुछ पौधे खाद्य पदार्थ भी, सॉरी यानी पौधों में भी पाया जाता है, कुछ पशु से भी पाया जाता है, पशु खाद्य पदार्थ से भी, और पौधों से भी पाया जाता है, जैसे कि नारियल, नारियल के तेल है ना, और ताड़ के तेल, ताड़ के, नारियल के और नारियल के तेल। पाम कर्नेल तेल उच्च मात्रा में होते हैं, ये पाम कर्नेल तेल। पिज्जा और पनीर, दूध, कम वसा वाला दूध, दूध और कम वसा वाला दूध, मक्खन, मिठाई, मिश्रित फास्ट फूड के, मक्खन, मिठाई, मिश्रित फास्ट फूड, ठीक है, ये संतृप्त है, संतृप्त वसा में आएंगे। संतृप्त वसा के स्थान पर अच्छी वसा खाने से खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में कम होता है, यानी जो खराब एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये खराब होता है, तो इसको कम करने में मदद करता है। संतृप्त वसा के स्थान पर अच्छी वसा खाने से, यानी अब हम क्या खा सकते हैं इसमें कम करने के लिए, संतृप्त वसा के स्थान पर अनसेचुरेटेड फैट वाले सैचुरेट खाना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो खराब जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको कम कर सकते हैं।
यह कुल कोलेस्ट्रॉल के अनुपात को अच्छा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में सुधार करता है। तो अच्छा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में भी सुधार करता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है ना। संतृप्त वसा के स्थान पर अच्छी वसा खाने से इंसुलिन प्रतिरोध को रोकने में मदद मिल जाती है ना। तो इंसुलिन प्रतिरोध को रोकने में मदद मिल जाती है अच्छी वसा खाएंगे तो, नहीं तो इंसुलिन ही नहीं बनता जाएगा, है ना। इंसुलिन पर ही बाहर होता जाएगा, जो मधुमेह के लिए लाभदायक है। जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो फिर मधुमेह का रोगी बन जाएगा, है ना। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए हमें असंतुलित वसा खाना चाहिए। यानी संतुलित तो खाएंगे तो जो ज्यादा फैट बनता जाएगा ना, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो और इंसुलिन कम होता जाएगा, इसलिए हमें अच्छा वसा खाना चाहिए। ये मधुमेह के लिए लाभदायक है। ट्रांस वसा देखते हैं, ये तो उससे भी खतरनाक है, ठीक है। ये जो एकदा का ये चल जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत संतृप्त वसा, तो कुछ बजट में ये चल जाएगा, लेकिन ट्रांस वसा तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। इसमें क्योंकि फैटी एसिड जैसे आमतौर पर ट्रांस वसा कहा जाता है, फैटी एसिड को ही ट्रांस वसा कहा जाता है। यह हाइड्रोजन गैस एक उत्प्रेरक की स्थिति में तरल वनस्पति तेलों को गर्म करके बनाया जाता है। तो वनस्पति तेलों को गर्म करके बनाया जाता है हाइड्रोजन करके, है ना, हाइड्रोजन गैस। और एक उत्प्रेरक स्थिति में तरल वनस्पति तेलों को गर्म करके बनाया जाता है, इसे हाइड्रोजीकरण कहते हैं। तो ये जो फैटी एसिड कैसे बनता है, तो हाइड्रोजनीकरण से बनता है, ठीक ना। ट्रांस वसा में अधिकांश कृत्रिम वसा होती है। तो ट्रांस वसा में अधिकांश कैसी वसा होती है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल वसा होती है, जो कि हाइड्रोजन को तरल वनस्पति तेल में मिलाकर इसे ठोस बनाते हैं। तो हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, तरल वनस्पति में मिलाकर इसे ठोस किया जाता है। जैसे हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं ना, जो डालडा होता है, डालडा सुने हो ना आप लोग? जी जी सुना है। ये इसका एग्जांपल हो सकता है। सामान्य जो तापमान होता है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, तो सामान्य जो तापमान था उसमें ये ड्राई रहता है, ड्राई हो जाता है ना। तो ये ट्रांस वसा संतृप्त वसा की तुलना में एक कोलेस्ट्रॉल के स्तर के लिए अच्छी नहीं होती है। तो संतृप्त वसा की तुलना में ये अच्छी नहीं होती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा ना? किसी कोई डाउट तो नहीं ना? बताइए किसी कोई डाउट हो तो। ठीक है, तीनों जो 3 टाइप्स तो आपको याद रखना है। एक तो आप ऐसे लेवल भी पूछा जा सकता है ना, जैसे कि सीक्वेंस में करने के लिए। चले आइए आप, चलो देख, तो सीक्वेंस से पूछेगा तो कौन सा अच्छा है ना, लेवल, अच्छे लेवल से। तो असंतृप्त पहला रहेगा, मतलब अच्छा है, और उससे कम असंतृप्त, सॉरी संतृप्त, और उससे भी कम ट्रांस वसा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना आप लोग। असंतृप्त में वनस्पति तेल रहेगा, और संतृप्त में जो कि पशु खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है, नारियल से भी प्राप्त होता है, और ट्रांस वसा से जो कि हाइड्रोजनीकरण किया जाता है वहां से प्राप्त होता है। ठीक है ना, इतना बात ध्यान रखना आप लोग। और एक एक ये बात ध्यान रखना आप लोग, एचडीएल और एलडीएल, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यानी अच्छे हो, जो कि लो यानी खराब, और हाई यानी अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उनमें सुधार करने में मदद करता है ना। लो वाला अच्छा, लो खराब है ना। लो वाले में अच्छा समझ, अनतृप्त वाला खाएंगे तो ठीक होएगा। अच्छा ना लो, अच्छा हाई खराब। और हाई को बनाने में रखता है ना, बनाए रखता है, मतलब ज्यादा भी नहीं देता है, इसको बैलेंस बनता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति मात्रा। तो यहाँ से देखिए कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति मात्रा होती है, मोटा मोटा देख सकते हैं हम, तो वनस्पति तेल में 100% होता है।
अब लोग हमने तो अभी पढ़ भी लिया है ना। तो इतना ध्यान रखना आप लोग, वनस्पति तेल में 100% होता है, वनस्पति घी में भी, और ताजा घी इनमें 100 होता है, ठीक है। घी और तेल ध्यान रखना आप लोग। दूध में कम पाया जाता है, ठीक है, दूध में कम पाया जाता है, और मक्खन में 80%। हाँ, यहाँ से पूछा जा सकता है सूखे मेवे में तो 50% है। ड्राई फ्रूट जो हम खाते हैं ना, काजू बादाम, तो उसमें 50% होता है। बस इतना ध्यान रखना आप लोग। मूंगफली, सोयाबीन में भी कम है, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है सोयाबीन में, इसलिए इसमें कम है, ठीक है ना। मांस में भी होता है ज्यादा, 70% होता है। मछली में कम है, क्योंकि इसमें मछली में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे ही। 30% है। मोटा मोटा ये ध्यान रखना आप लोग। प्रोटीन पढ़ते हैं अब हम। क्लियर हो गया ना? थम कर लीजिएगा सभी लोग, कंप्लीट भी करना। यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक है, तो ये अत्यधिक यानी पचने में इसमें टाइम लगता है, इसको पचाने में। पहले कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन हार्ड लेवल आ जाती है, जटिल कार्बनिक है ये। पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से एक साथ जुड़े कई अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है ना, जिसके बीच में, तो इनसे बने कई अमीनो एसिड से बने होते हैं ये। प्रोटीन में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसमें जुड़ेगा नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन आएगा तो क्या समझना हमें, प्रोटीन है ना। प्रोटीन को विजिट करता है नाइट्रोजन, N, ठीक है। ये तो हमने कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो हमने कार्बोहाइड्रेट में देख ही लिया था, ठीक है। जब प्लस N करेंगे तो प्रोटीन भी शामिल हो जाएगा। अतः ये नाइट्रोजनिक पोषक है। तो नाइट्रोजनी पोषक कौन है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो प्रोटीन है। गैर एमिनो एसिड शरीर द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो जो गैर एमिनो एसिड होते हैं, इसमें जैसे कि प्रोटीन, इसमें हमारे शरीर में हमें 20 एमिनो एसिड मुख्य चाहिए, तो 10 गैर जो अमीनो एसिड होते हैं वो शरीर द्वारा बनाए जाते हैं, यानी आधे जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, और आधे हमें क्या करना है, भोजन द्वारा लेना है ना। जबकि आवश्यक अमीनो एसिड द्वारा नहीं बनाया जा सकता, यानी जो हमें आवश्यक है, जिन अमीनो एसिड की हमें आवश्यकता है, वो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो गैर अमीनो एसिड है, जिनकी आवश्यकता नहीं हमें, वो शरीर द्वारा बनाए जाते हैं। और जो 20 होते हैं हमें, सॉरी 10 जो होते हैं वो हमें लेना है, किससे, हम भोजन से लेते हैं, और 10 हमें शरीर से प्राप्त होता है। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आया है, आ सकता है कि आया है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे था कि 22 था, ठीक है, इसमें 22 थे जो कि एमिनो एसिड बताया गया था, एमिनो एसिड, ठीक है। तो क्वेश्चन का भी देखना है हमें, ऑप्शन को भी देखना है कि किसमें क्या है। तो एक तो आप मोटा मोटा 20 जानना है, समझ लीजिएगा 20 के ऊपर होगा एमिनो एसिड 21 या 22, तो उसको टिक कर लेना है, ठीक है, संख्या के हिसाब से। तो 22 था आंसर उसमें। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर होता है। कभी पर ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि जैसे कि इसमें बताया जाता है 10 और 19 है ना। 10 जो होते हैं वो गैर अमीनो एसिड, और 9 जो होते हैं वो आवश्यक अमीनो एसिड। ये भी ध्यान रखना आप लोग, एक चीज 10 और 11 मैंने 11 पढ़ा है। 11 11 गैर आवश्यक। ठीक है, ठीक है, 11 ठीक है। कई कई पर 11 भी है, कि 19 की चर्चा भी आती है, इसलिए हमने बोला था, ठीक है। तो कई कई पर 11 भी है, ठीक है, चलो 11 मान लेते हैं, 11 और 9, ठीक है जी, धन्यवाद। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर होता है, जिसमें 10 प्रकार के एमिनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से रहते हैं,
और शेष 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं हमें भोजन से प्राप्त करना होता है, ग्रहण करना होता है ना। आपके पास सभी अमीनो एसिड होने चाहिए ताकि आपका शरीर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण कर सके। यानी हमें सारे अमीनो एसिड चाहिए, 20 के 20 चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन का निर्माण कर सके, ठीक है, विभिन्न प्रोटीन का निर्माण कर सके। क्योंकि प्रोटीन से तो क्या बनता है पता है ना आप लोग, पता है ना प्रोटीन से क्या बनता है, बताइए। हेलो, आप लोगों से क्वेश्चन है। सर प्रोटीन से एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, सारी चीज होता है सर प्रोटीन से। हाँ तो वही ना, दो हार्मोन्स होता है ना, हार्मोन्स बनते हैं प्रोटीन से, तो ये हमारे और सिस्टम को तो बाहर सब तो चल। रिपेयरिंग काम बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग। हाँ बॉडी बिल्डिंग फ्लूइड है, हाँ, लेकिन एंजाइम और जो हार्मोन्स होते हैं ना वो बनते हैं। प्रोटीन तो है, ये वृद्धि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, गुड, ये भी है, ठीक है चलो। अतः प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है, तो जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं ना उसका बहुलक होता है। प्रोटीन का शरीर के निर्माण के लिए 15% योगदान होता है, और वसा का भी 15% था, ठीक है, 15% योगदान होता है। 1 ग्राम प्रोटीन की ऑक्सीकरण यानी 1 ग्राम टूटने पर, 1 ग्राम जब प्रोटीन टूटेगा तो हमें 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं ना, तो प्रोटीन से क्या होता है, एंजाइम बनता है ना, और किंतु सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, तो एंजाइम को हम प्रोटीन नहीं बोल सकते हैं, सभी एंजाइम को हम प्रोटीन नहीं बोल सकते हैं। सर वहाँ पे जो 1 ग्राम फैट जो बसा ऑक्सीडेशन में है तो 9 कैलोरी लिखा था ना, वह भी 9 किलो कैलोरी होगा क्या? नहीं, बराबर है, 1 ग्राम प्रोटीन की ऑक्सीकरण से 4.3 ही आएगा। 9 जो होता है ना, 9 वसा से प्राप्त। हाँ ना सर, 9 वहाँ पे कैलोरी लिखा था, किलो कैलोरी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे किलो कैलोरी, वहाँ पे खाली कैलोरी लिखा था, तो चेक कर दीजिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं एग्जैक्ट क्या किलो कैलोरी है, कैलोरी है, क्योंकि सेम ही वैसे। हेलो, अच्छा इसके बारे में किसी को पता है क्या? सर, कैलोरी किलो कैलोरी सेम नहीं है, एक ही नहीं। हाँ तो वही मतलब किलो आएगा या कैलोरी आएगा, ये पूछ रहे हैं हम आप लोगों से। वहाँ यहाँ पे किलो कैलोरी में है तो वहाँ पे 9 किलो कैलोरी होगा। उसमें कैलोरी था, उसमें कैलोरी लिखा था, ठीक है, यहाँ पर केसीएल के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं ना, किलो कैलोरी हो गया केसीएल, उसमें काउंट के, करते हैं। वहाँ पे भी किलो कैलोरी होगा। ठीक है, उसमें हम किलो कैलोरी उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक हुआ, केसीएल होता है। तो किलो कैलोरी। सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन किंतु सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नहीं होते। प्रोटीन की कमी से मराशमस तथा क्वाशीमोकर नामक बीमारी होती है, ठीक है, मराशमस सर तथा ऊपर ऊपर लिखा है सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं और नीचे भी वही लिखा है, वो ऊपर वाला आएगा प्रोटीन, सभी प्रकार के प्रोटीन एंजाइम होते हैं। देखिए ना, सभी प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम जो होता है ना वो प्रोटीन होता है, ठीक है, एंजाइम जो होता है सभी प्रकार के एंजाइम वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम को हम प्रोटीन नहीं बोल सकते हैं। जी सर, नहीं देखा था मैंने, सॉरी। प्रोटीन से बना है ना होगा, सभी प्रोटीन को एंजाइम नहीं कह सकते, सब ये प्रोटीन होगा एंजाइम होंगे लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होंगे, ऐसा होगा। सभी प्रोटीन हाँ, एंजाइम नहीं होगा। भी तो लिखा है ना, सभी एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन नहीं होता है। ऐसा सही नहीं, सर होगा सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होगा। प्रोटीन एंजाइम होते हैं लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। हाँ, ऊपर वाला शायद गलत लिखा है। ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। जी जी हाँ, सर, गलत है सर ऊपर। प्रोटीन एंजाइम होते हैं, प्रोटीन ऊपर एंजाइम वाला सही है, होते हैं। नीचे वाला गलत है, उल्टा होगा, ऊपर वाला सही है। तो जो प्रोटीन ना पहले होना चाहिए, फिर एंजाइम बाद में आना चाहिए, जी सर। ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन एंजाइम होते हैं, होना चाहिए, ठीक है, हम नहीं इसमें सर, कर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ऊपर वाला सर सही है, सभी सभी प्रकार एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सब प्रोटीन एंजाइम नहीं। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला उल्टा होगा। जी सर।
ठीक है ठीक है। अभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं। सब आप क्योंकि नेचर के भी होते हैं ना, इसीलिए। चलो सबको समझ में आ गया है ना कि जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम होते हैं ना, जो प्रोटीन से एंजाइम बनता है। और लेकिन एंजाइम को हम प्रोटीन, सभी एंजाइम को प्रोटीन नहीं बोल सकते, ठीक ना, इतनी बात ध्यान रखना। चलो, प्रोटीन की कमी से मरासमस तथा क्वाशीमोकर नामक बीमारी होती है। देखिए क्वाशीमोकर जिसके बच्चों में कुपोषितता है ना, पेट फूल जाता है इस तरीके से। क्वाशीयोरकर, ये मोरकर है, ठीक है, ये गलत है। क्वाशीयोरकोर, जिसकी बच्चों का पेट फूल जाता है ना, कुपोषण की वजह से, यानी प्रोटीन की कमी की वजह से। और मरासमस, देखिए इनकी हड्डी भी बाहर निकल गई है, ठीक है, इतना मतलब हो जाता है, इतनी बुरी हालत हो जाती है, ठीक है, मरासमस। प्रोटीन के विभिन्न रसायनों का प्रतिशत देख लेते हैं। यहाँ से भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कार्बन जो होता है वो 50% होता है, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32% और नाइट्रोजन 15%। ये ध्यान रखना आप लोग, सभी लोग ध्यान रखना। कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32% एंड नाइट्रोजन 15%, ठीक है, प्रोटीन के विभिन्न रसायनों का प्रतिशत है। आवश्यक अमीनो एसिड, जो कि हमें आवश्यकता है ना, जैसे कि हम आहार से लेंगे। अब ये जो अमीनो एसिड होगा वो हम आवश्यक, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। भोज्य पदार्थ के प्रोटीन्स, इसमें आवश्यक अनावश्यक होना चाहिए, इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन, 1 मिनट, लूसीन, वेलिन, हाँ ठीक है। ये जो नीचे भी दिया है ना, ये भोज्य पदार्थ के प्रोटीन से, और ये जो है ना वो अनावश्यक है, इसमें मिस्टेक है, ठीक है। लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, लूसीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनाइन और फिनिलेलोनाइन और आर्जिनी और हिस्टोडिन, ठीक है, ये हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं, ठीक है। ये लोग, आप इनको याद ही रखना है आप लोग को, ठीक है। ट्रिक मैं भेज देता हूँ, ग्रुप में भेज दूंगा, ट्रिक निकाल करने क्या इसकी, इसको याद रखना है आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनाइन, फिनिलेलोनाइन एंड आर्जिनी और हिस्टोडिन, जो कि हमारे शरीर में रहते हैं। अब हमें जो भोज्य पदार्थ के प्रोटीन, जो हमें भोजन पदार्थ से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोटीन प्राप्त होता है, जैसे कि दूध से केसिन, है ना, दूध में केसिन प्रोटीन होता है, ये पूर्ण महत्वपूर्ण है, ज्यादा होता है इसमें, पूर्ण होता है, ठीक है, दूध में केसिन प्रोटीन। दूध के बने पदार्थ में लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन होता है। सोयाबीन में ग्लाइसिन और ल्यूगोमिलिन, ग्लाइसिन और लग्यूमेलिन प्रोटीन होता है सोयाबीन में, क्योंकि ग्लाइसिन जो होता है वो पूरी तरह से होता है ना, और अंशतः पूर्ण ये जो ल्यूगोमेलिन है कम मात्रा में पाया जाता है सोयाबीन में, ल्यूगोमेलिन और ग्लाइसिन ज्यादा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये ध्यान ही रखना है, इसको याद रखना है, क्योंकि सोयाबीन से क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन में, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्लाइसिन, ठीक है, ये ज्यादा पाया जाता है ग्लाइसिन, और लग्यूमेलिन ये कम पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। बादाम में
बादाम से प्राप्त जो प्रोटीन होता है वो एक्सेलसिन, और मटर से लेग्यूमिन, मक्का से ग्लूटेलिन और जीन। यही एक ही है, ठीक है, ग्लूटेलिन जीन, ठीक है। सॉरी इसमें जीन ग्लूटेलिन और जीन। गेहूं में होता है वो जो ग्लाइडिन, गेहूं में ग्लाइडिन प्रोटीन पाया जाता है, वो कम मात्रा में होता है। और अंडा में ओएल्ब्यूमिन पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, और आवा बाइटेलिन भी पाया जाता है, यह अंशतः पूर्ण होता है। और मांस में एल्बुमिन, पूर्ण पाया जाता है, और माओसिन पूर्ण पाया जाता है। हाँ एग एल्बुमिन है। हाँ बताइए। वो तो सर ये जो वो बना वो एग होगा क्या? एग एल्बुमिन। कौन लास्ट वाला बोल रहे हैं आप लोग? नहीं सर, जो अंडा से जो मिलता है अंडा तो हाँ, एक हाँ ना, तो हाँ अरे यार एक ही तो वो इंग्लिश में है ना, एग। हाँ, वो है। हाँ, ठीक। अंडा को अंडा बोलिए, एक बोलिए, हाँ ठीक है। चलो, प्रोटीन स्थिति। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन होता है, तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन होता है, ध्यान रखना आप लोग। दूध में केसिन प्रोटीन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गेहूं में ग्लूटामिन प्रोटीन होता है, और रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, और कीटों के बाह्यक अंगाल में केरोटीन प्रोटीन होता है। ये कैसा होता है? पॉलीसेचुराइड होता है ना, पॉली होता है ना केरोटीन, तो प्रोटीन ये पॉली में ही आएगा, ठीक है, पॉलीसेचुराइड। हार्ड होता कैरोटीन है था या काइटिन था? उसमें, सॉरी काइटिन था ना, इसमें केरोटीन। काइटिन था, केरोटीन नहीं है ये, काइटिन। केरोटीन प्रोटीन, हाँ तो केरोटीन था, लेकिन इसको हम केरोटीन फिक्स है। केरोटीन ही बोलते हैं, ठीक है, केरोटीन केरोटीन ही बोलते हैं। काइटिन, कीटों के बाह्यक अंगाल में काइटिन पाया जाता था, ठीक है। बाह्यक अंगाल या त्वचा हम बोल रहे थे ना, उसमें काइटिन पाया जाता था, पॉलीसेचुरेट, तो उसमें जो प्रोटीन पाया जाएगा वो केरोटीन बोला जाएगा, ठीक है। चलो नोट करिए, प्रोटीन शरीर के वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक है। प्रोटीन जो होता है वो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक है। सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया था, यही क्वेश्चन था शायद। सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद मशरूम, और उसके बाद दाल। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादा मात्रा से भी पूछा जा सकता है, कम मात्रा से भी पूछा जा सकता है। तो सोयाबीन के बाद मशरूम, और मशरूम के बाद दाल, सर्वाधिक प्रोटीन। प्रोटीन के कार्य, विकास करता है, जैसे कि विशेषकर बच्चों में। सर ये प्रोटीन का दोबारा बता दीजिए तो। 3 दाल, सोयाबीन और ये सोयाबीन, मशरूम और दाल। मतलब सोयाबीन में सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है ना? सबसे ज्यादा सोयाबीन में, सोयाबीन में, उसके फिर बाद मशरूम उससे में। कम मशरूम, उससे हाँ कम दाल में। हाँ, उससे कम फिर दाल में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सोयाबीन में, फिर उससे कम मशरूम में, और उसके कम दाल में, ठीक है। ये जो होता है विकास, यानी विशेषकर बच्चों में, किशोर में, और गर्भवती महिलाओं में के लिए महत्वपूर्ण होता है। उनके विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना, बच्चों को प्रोटीन खाना चाहिए, तो दाल दिया जाता है 6 महीने के बाद, है ना। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो दाल दिया जाता है ना। तो विकास के लिए बच्चों में दाल आवश्यक है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है।
ऊतकों की मरम्मत करने के लिए, टिश्यू रिपेयर करने के लिए भी आवश्यकता है प्रोटीन की। प्रतिरक्षा कार्य यानी इम्यून फंक्शन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आवश्यक हार्मोन और एंजाइम बनाने में आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति होने पर ऊर्जा के रूप में कार्य करता है प्रोटीन। कमजोर मांसपेशियों का संरक्षण करता है प्रोटीन। जैसे कि वनस्पति और प्राणी प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्राणी से प्राप्त होता है भोज्य पदार्थ, प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ। जैसे कि प्राणिज भोज्य पदार्थ में जैसे मांस, मछली, यकृत यानी लीवर है ना, मछली का लीवर बोलते हैं ना, मछली का लीवर में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। अंडा, दूध, दूध से बने खाद्य पदार्थ है, दूध में केसिन प्रोटीन होता है। तो इनसे ये प्राणी जैसे भोज्य पदार्थ से प्रोटीन प्राप्त होता है, और वनस्पति भोज्य पदार्थ से जैसे कि गेहूं के अंकुर, दालें, सूखी सेम, सोयाबीन, आलू, गाजर, शलजम, मेवे, गिरी वाले फल व तिलहन। तिलहन भी ये फल ही है, तिलहल, ठीक है, ये हमारे हट पृथ्वी में आता है तिलहल, सॉरी घिरण संहिता में तिलहन, ठीक है। चलो थोड़ा सा ये सिंपल है, पता नहीं हो पाएगा नहीं। जल को पढ़ लेते, जल और फाइबर को कंप्लीट कर लेते आज। जल एक वाहक के रूप में कार्य करता है, कोशिकाओं को पोषक तत्व वितरित करता है और मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट द्रव्य रूप से बाहर निकलता है। यानी हमारे जो सेल को पोषण देता है, पोषक तत्व वितरित करता है, यानी पोषण देता है हमारे सेल को जल, है ना। सेल में कितना % पाया जाता है जल, बताइए? 90%। 90%? 70% सर, 70%। 70, हाँ की कक्षा नहीं हो पाएगी सर, 9 की क्वेश्चन नहीं हो पा रही, ठीक है। तो 73% समथिंग पाया जाता है, ठीक है, सेल में जल। यह शरीर के तापमान और रक्त के आयनिक संतुलन के नियमन में एक अनिवार्य कारक है। तो शरीर का तापमान बनाने में, रक्त के आयनिक संतुलन में, रक्त का बैलेंस करने में भी ये जल बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और जल शरीर के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, चयापचय दर के लिए। जल प्राप्ति के साधन, सोर्स, ठीक है, जल प्राप्ति के साधन यानी सोर्स। आप वाटर देखते हैं, सोर्स वाटर। जल प्राप्ति के साधन जैसे कि पेय पदार्थ के रूप में, भोज्य पदार्थ में और ऑक्सीकरण द्वारा। जल प्राप्ति के साधन कहाँ से प्राप्त होता है हमें जल, है ना। तो भोज्य पदार्थ में जैसे कि दूध, अब जल का प्रतिशत देखते हैं और जल संबंधित रोग देखते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे यूनिट 9 में भी पूछा जाता है, सॉरी फर्स्ट पेपर के यूनिट 9 में पूछा जाता है। जो इन्वायरमेंट है ना, वहां पर भी जल से क्वेश्चन आता है, जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है ना। तो दूध में जो होता है जल का प्रतिशत होता है 78%। तो दूध में 78% होता है जल का प्रतिशत, जिससे संबंधित जो रोग होते हैं जल से, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले बाद में रोग पढ़ेंगे। दूध में जो होता है वो जल का प्रतिशत 78% होता है। अंडा में जो होता है वो 75% होता है। मांस में 40 से लेकर 75 तक % होता है जल। फल व सब्जियां में ज्यादा पाया जाता है जल, है ना, 70 और 95, 70 से 95। और अनाज में तो बहुत कम पाया जाता है, 8 से लेकर 20%। ब्रेड में 35% जल पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है, सब्जियां में पाया जाता है, फल और सब्जियां में सबसे ज्यादा तो फल और सब्जियां में पाया जाता है, 70 से 99। अब जल संबंधित रोग जो होते हैं ना, हेपेटाइटिस ए और ई, हेपेटाइटिस ए और ई तक खतरनाक होता है।
पोलियो, माइलिटिस, टाइफाइड, जल से एक विकार है, ठीक है, टाइफाइड, हेलेमिंथिन, राउंड वर्म, हेलेमिंथिन, राउंड वर्म, थर्ड वर्म, राउंड वर्म और थर्ड वर्म, और हुक वर्म और टेप वर्म, ये सब जल से दूषित रोग है। देख लेते फाइबर, देख लेते हैं रेशा। विभिन्न कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है। फाइबर जो होता है वो विभिन्न कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है। अन्य पोषक तत्वों के की तरह पचता नहीं है, तो ये पचता नहीं है, ठीक है। फाइबर जो होता है वो पचता नहीं, लेकिन हेल्पफुल होता है हमारे पाचन में, जैसे, लेकिन आंत से लगभग परिवर्तित होकर गुजरता है। फाइबर के स्रोत जो होता है वनस्पति में प्राप्त होता है। फल, अनाज, सेम, फलियां जैसे पौधों के खाद्य पदार्थ में भाग के रूप में पाया जाता है, यानी पदार्थ में भाग के रूप में, यानी वेस्टेज, ठीक है, जिससे कि वो बाहर निकल जाता है, हमारे शरीर में लगने वाला नहीं है। आवाज आ रही है? हेलो, जी सर। जी सर। फाइबर भोजन को भारी या बड़ा बना देता है। तो फाइबर जो होता है वो भोजन को भारी और बड़ा बना देता है। जैसे हमें भारी और बड़ा बना देता है ना, तो इससे कौन सा रोग नहीं हो पाएगा? क्या बोलते हैं हम उसको, बताइए? पाइल्स। पाइल्स नहीं, कब्ज, ठीक है। कब्जे के लिए फाइबर लेना बहुत जरूरी होता है। फाइबर भोजन को भारी और बड़ा बना देता है, और ये मधुमेह के रोगियों के लिए फाइबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भारी और बड़ा बना देता है। फिर धीरे धीरे उसका चयापचय होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि चयापचय दर को थोड़ा सा कम कर देता है। मधुमेह के रोगियों के लिए ये फाइबर लेना जरूरी है। अधिक वजन से युक्त व्यक्तियों को, हाँ, कॉन्स्टिपेशन, गुड। अधिक वजन से युक्त व्यक्तियों को इसका प्रयोग करना चाहिए। तो अधिक जो मोटापा के जो लोग होते हैं उनको भी करना चाहिए फाइबर का यूज। फाइबर मल को नरम कर देता है और भारी बना देता है, जिससे कब्ज नहीं होता है ना, आसानी से बाहर मल निकल जाता है। यह कब्ज रोकने में मदद करता है ना, देखिए, कब्ज रोकने में मदद करता है। फाइबर पोषक तत्वों के अवशोषण को धीमा कर देता है, इसलिए तो मधुमेह के लिए फायदेमंद है। इसलिए यह पोषक तत्वों को धीरे धीरे रक्त में प्रवाह में प्रवेश करने की मदद करता है, यानी फिर ये पोषक तत्वों को धीरे धीरे ब्लड में पहुंचाने में मदद करता है फाइबर। अतः यह मधुमेह के रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। यह कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है जो आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो फाइबर किस में आ गया? मोनो, एक तो होता है मोनोसेचराइड, है ना, पॉलीसेचराइड, डाइसेचराइड, किस में आएगा? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेचराइड, हाँ, गुड, पॉली में आएगा। अनेक सारे कार्बोहाइड्रेट से ये बना है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अनेक सारे, यानी ग्लूकोज अनेक सारे ग्लूकोज से। यह कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है जो आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो पाचन तंत्र में स्वस्थ रखने के लिए फाइबर बहुत ही हेल्पफुल होता है। फाइबर के भी प्रकार होते हैं, घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर। दो प्रकार बताए गए, घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर। घुलनशील फाइबर देखते हैं, इसमें पेट में खाली होने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है। पेट में जैसे खाली खाली टाइप होता है ना, लगता है ना, तो इसमें खाली होने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर देता है, खाली प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जो आपके भरे पेट जैसा महसूस करने में मदद करता है, यानी ऐसा लगता है कि भरा पेट है। भरा पेट ऐसा लगेगा तो ज्यादा खाएगा नहीं मोटा व्यक्ति, है ना, जिसमें फैट भरा हो, इसलिए फिर वो मधुमेह के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है, यानी ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ नहीं जाएगा, तो फिर मतलब हृदय रोग जो होता है वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल के कम करने में, यानी हृदय रोग के खतरे को कम करने में भी मदद करता है फाइबर, घुलनशील फाइबर। रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करता है, यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखता है। ब्लड शुगर जब 80 से
80 से क्या है, या 120 से, 120 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा ना, तो ये बढ़ने नहीं देगा। स्रोत, इसका जो फाइबर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो फल, सब्जियां, जई और जो फलियां, यहाँ से हमें प्राप्त होता है फाइबर। घुलनशील फाइबर, अघुलनशील देख लेते हैं। अघुलनशील फाइबर जो कि प्रतिरोधी स्टार्च, छोटी आंत में नहीं पचता है, प्रतिरोधी स्टार्च बोला जाता है, जो कि छोटी आंत में नहीं पचता है। ये जो फाइबर है अघुलनशील, ये छोटी आंत में नहीं पचता है और इसके बजाय ये बड़ी आंत में पहुंच जाता है, और यह अच्छे बैक्टीरिया के उत्पादन में सहायता करता है। तो जो बड़ी आंत में होता है ना, वो अच्छे बैक्टीरिया के उत्पादन में सहायता होती है, जहाँ पर कि बड़ी आंत में अच्छे जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अच्छे बैक्टीरिया में सहायता मिलती है, और आंत्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। यानी जो बड़ी आंत में जो प्रॉब्लम होने जा रहे थे ना, जो कुछ प्रॉब्लम होते हैं है ना हमारे खान पान से, ठीक है, जो कुछ जो कि घातक जो बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको दूर करने में अच्छे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो किससे, ये अघुलन फाइबर से। इसका जो स्रोत होता है वो अनाज, अखरोट, बीज, गेहूं के चोकर, ठीक है, ये सब चोकर में पाया जाता है, क्योंकि ये पचते नहीं है, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं इस रूप में। अनाज में, अखरोट में, बीज में, गेहूं में होता है। फाइबर की आवश्यक मात्रा है, जैसे कि जेंडर ओवर 18 ईयर्स और एक्सेप्टेबल इनटेक, ठीक है, कितना इनटेक आवश्यक मात्रा है, किसमें किसमें होता है देखिए। तो पुरुष में जो हमारे डेली लेना होता है, हमें 30 ग्राम पर डे लेना है, पुरुष के लिए आवश्यक है फाइबर 30 ग्राम हमें लेना ही है पर डे, और महिला को 25 ग्राम पर डे लेना है, ठीक ना। फाइबर के स्रोत हैं, आहार की मात्रा के हिसाब से फाइबर की मात्रा क्या हो सकती है, तो आहार में जैसे पोस्ता लेंगे तो 1 कप पोस्ता लेंगे तो 7.9 ग्राम मिलेगा, ठीक है। और गाजर जो होता है वो छिलका रहित, एक मिनट इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, इसको रहने दीजिएगा। राजमा जब हम 100 ग्राम आहार में लेंगे, है ना, आहार जो 100 ग्राम लेंगे राजमा, तो हमें 6.5 ग्राम फाइबर की मात्रा मिलेगी, और मसूर की दाल हम 100 ग्राम लेंगे तो हमें 3.7 ग्राम मिलेगी, फाइबर मिलेगा, ठीक है। तो हमें पर डे कितना चाहिए बताइए। 30 ग्राम पर डे पुरुष, 25 ग्राम महिलाओं के लिए, और 25 ग्राम महिलाओं के लिए पर डे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल और फाइबर को कंप्लीट किया, है ना, पांचों एलिमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब जो 2 को एलिमेंट बचा है हमारा, एक तो है विटामिन और एक मिनरल्स, ठीक है, जो कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। इसमें पोषक तत्व के रूप में खनिज और विटामिन सम्मिलित है, पोषक तत्व के रूप में खनिज और विटामिन सम्मिलित है। साथ ही यह शरीर के सामान्य कार्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो सामान्य कार्य के लिए जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, वो शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए था, है ना। अब यह रक्षा के लिए कर रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर की रक्षा के लिए, जो कुछ हमें वायरस से, जो कुछ बैक्टीरिया से, जो कुछ हमारे शरीर घातक हो जाता है ना, तो इससे बचाव के लिए वायरस और बैक्टीरिया से हमें विटामिन और मिनरल्स लेना पड़ता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में होने वाली कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं को, यानी केमिकल रिएक्शन को सक्षम बनाने में मदद करता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे मिनरल्स यानी खनिज, तो शरीर में आयनिक रूप में पाए जाते हैं। शरीर में 29 प्रकार के खनिज आवश्यक होते हैं। तो हमारे शरीर में कितने प्रकार के खनिज आवश्यक होते हैं, तो 29। ये कार्बनिक नहीं होते हैं, देखिए ये कार्बनिक नहीं होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, बल्कि अकार्बनिक होते हैं, ठीक है। खनिज को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कितने श्रेणियों में पूछा जाएगा, तो 2 श्रेणियों में। देखिए जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल जो कि वृद्धि
और माइक्रो मिनरल्स यानी सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म या फिर वृद्धा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो कि वृद्ध यानी बड़ा है ना, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें जो शामिल है कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, क्रोमियम होता है और फ्लोराइड होता है। यह ज्यादातर सहकारक यानी कोफैक्टर होते हैं। शरीर में एंजाइम के कार्यों के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये जो शरीर में एंजाइमों के कार्य के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है ना, शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। सामान्य खनिजों के कार्य और स्रोत देखते हैं। तो सामान्य जो मिनरल्स होते हैं उनके कार्य क्या हो सकते हैं और उनके स्रोत क्या है, कहाँ से हमें मिनरल्स प्राप्त होता है। जैसे कि इंग्लिश में भी है यहाँ पर, हिंदी में भी है, नीचे मैंने बनाया है, ठीक है। मिनरल्स देखिएगा, इसमें जो कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन आता है। कैल्शियम क्या करता है, तो रक्त का थक्का बनता है। कैल्शियम ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और अस्थि और दांतों के निर्माण में सहायक होता है ना। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, मिल्क से प्राप्त होता है, डेयरी प्रोडक्ट से प्राप्त होता है, और एग यानी अंडा से प्राप्त होता है, और फिश से प्राप्त होता है कैल्शियम। और कहाँ से प्राप्त होता है बताइए। धूप से। सूर्य से, धूप से, ठीक है। सर वाटर नट से, पोटेशियम, सर सिंगाड़े से बहुत ज्यादा प्राप्त होता है सर ये। सिंगाड़ा, ओके। पोटेशियम हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। ये पोटेशियम जो होता है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। आयरन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन में होता है, ब्लड के हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जो कि जैसे कि गर्भवती महिला में इसकी मात्रा कैसे कम हो जाती है ना, लोहा की मात्रा, ठीक है, उनका आवश्यक होती है गर्भवती महिला को आयरन, ठीक है, उसमें कम हो जाता है। तो इसमें जैसे कि मीट एंड मीट प्रोडक्ट, ठीक है, मीट या मीट से बने प्रोडक्ट, एक अंडा भी खाने के लिए बोलते हैं क्योंकि आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो महिलाओं को, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल में भी पाया जाता है आयरन, लोहा पाया जाता है, जैसे कि पालक में होता है ना, पालक में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, आयरन, लोहा। पत्तेदार सब्जियां। हाँ, पत्तेदार सब्जियां पालक में पाया जाता है, ठीक है, पत्तेदार सब्जियां में पालक में पाया जाता है। पालक, मेथी, बथुआ। हाँ, फास्फोरस अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक होता है, फास्फोरस भी, है ना, अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक होता है। ज्यादा फास्फोरस हो जाता है तो, ज्यादा फास्फोरस किस में पाया जाता है, राजस्थान में, जल में जो फास्फोरस पाया जाता है, पीले दांत हो जाते हैं ना, पीले दांत होते हैं। सल्फर प्रोटीन, बाल तथा नाखून निर्माण में सल्फर की आवश्यकता होती है। आयोडीन ये फॉर्म नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, सिंपल जो मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स बनाए रखने में आयोडीन काम करता है। आयोडीन हमें घेंगा रोग से भी बचाने के लिए होता है ना, आयोडीन हमें चाहिए, आवश्यक मात्रा है। जैसे कि आयोडिस्ट साल्ट, यानी हमें आयोडीन कहाँ से मिलता है, साल्ट से मिलता है, नमक से मिलता है ना। सी वेजिटेबल, ये क्या है, दही, ठीक है, दही है, और काउज मिल्क, और एग अंडा में भी आयोडीन पाया जाता है। मिल्क, काउ मिल्क यानी गाय के दूध में भी पाया जाता है। जिंक जिंक का काम क्या है, तो फॉर चिल्ड्रन टू ग्रो, है ना, चिल्ड्रन को ग्रो करने में मदद करता है, वृद्धि करने में शरीर की, एंड डेवलप नॉर्मली, ठीक है, डेवलप करने में, उसका विकास करने में, फॉर वुड हीलिंग, ठीक है, इसके लिए जिंक महत्वपूर्ण होता है। फ्लोरीन टीथ स्ट्रांग, है ना, दांतों को स्ट्रांग करने के लिए फ्लोरीन होता है।
फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो ये वाटर में पाया जाता है। पिछले महीने इसमें फास्फोरस में बोला था, सॉरी। ये फ्लोरीन जो होता है ना टीथ स्ट्रांग, दांतों में यानी वाटर में पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा राजस्थान के जल में पाया जाता है, ठीक है। फ्लोरीन जो होता है वो दांत, ज्यादा फ्लोरीन रहेगा उस वाटर में तो पीले हो जाते हैं दांत, है ना। लेकिन अपने लेवल में रहेगा तो टीथ स्ट्रांग यानी दांतों को स्ट्रांग करने के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है। तो कुछ हिंदी में भी इसमें है, खनिज तत्वों के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ मिनरल्स एलिमेंट। कार्य देखते हैं और तत्व, जैसे कि इसमें दांत व अस्थिया के निर्माण में सुदृढ़ के लिए, ठीक है। इसमें मोटा मोटा दिया है, दांत और अस्थिया के निर्माण में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से हमें दांत और अस्थिया की सुरक्षा होती है, दांत और अस्थिया को मजबूत करने में हेल्पफुल होता है। कोमल उत्तकों के निर्माण में भी, ठीक है। टिश्यू रिपेयर करने में भी ये हेल्पफुल होता है, जैसे कि फास्फोरस तथा गंधक, फास्फोरस और गंधक तत्व। हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा यानी आयरन, तांबा और केलियम, ठीक है। कैल्शियम होना चाहिए ना यहाँ पर, हीमोग्लोबिन के निर्माण, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये गलत है, कैल्शियम। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए ये आयोडीन है ना, जो कि साल्ट में पाया जाता है, नमक में पाया जाता है, झींगा रोग से बचाता है। ग्रेव्स रोग भी होता है उसमें। शरीर में जल की मात्रा में संतुलन, शरीर में जल की मात्रा में संतुलन लाने के लिए सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन की आवश्यकता होती है, जो कि शरीर में जल की मात्रा को में संतुलन लाता है, ठीक है। सेल को बनाए रखने में सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन आवश्यकता होती है इनकी। सर की क्लास नहीं तो विटामिन भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्लास को ओवर कर लेते हैं, ठीक ना, चलेगा। सब लोग थंब कर लीजिएगा, विटामिन पढ़ ले। जितना पढ़ा रहे उतना सारा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको सबको पूरा क्लियर करके ही जाना है। विटामिन यह अकार्बनिक होता है, जैसे कि हमने मिनरल्स पढ़ा था वो भी अकार्बनिक था, और विटामिन भी अकार्बनिक है। जो हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे वो क्या थे, कार्बनिक थे, और माइक्रो जो होते हैं वो अकार्बनिक होते हैं। इसकी खोज, जो विटामिन की खोज जो होती है ना, वो ल्यूमेन ने की, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे, ल्यूमेन। और जबकि नामकरण जो विटामिन का दिया गया वो फंक नामक विद्वान के द्वारा दिया गया। यह रोगों से रक्षा करता है, विटामिन जो होता है वो रोगों से रक्षा करता है, अतः यह शरीर के लिए प्रतिरक्षक है, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है विटामिन। यह सामान्य चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, विकास और कोशिकीय कार्यों के नियमन रेगुलेशन के लिए आवश्यक होता है, यानी सेल को रेगुलेशन करने में, मेटाबॉलिज्म की दर को नियंत्रित करने में विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें अपने आहार में विटामिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें रोगों से रक्षा करती है विटामिन, है ना। यह खाद्य पदार्थों के प्राकृतिक घटक होते हैं, तो प्राकृतिक नेचर होते हैं, नेचुरल होते हैं, आमतौर पर बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं। तो ये जो विटामिन होते हैं वो कम मात्रा में मौजूद होते हैं खाद्य पदार्थ में भी। आहार में इनकी अनुपस्थिति होने पर शरीर में एक विशिष्ट कमी का कारण बनेंगे, यानी हम जो खाएंगे उसमें समझ हमने विटामिन नहीं लिया है ना, बहुत ही कम मात्रा में रहा, तो हम एक शरीर में क्या होगा, एक विशिष्ट अनुपस्थिति रहेगी, है ना, उनकी विशिष्ट कमी रहेगी उनकी। वे रोगों से रक्षा करता है, तो ठीक है, लोग अटैक करेंगे हमें, है ना, इसलिए हमें विटामिन भी लेना है। जल में घुलनशील विटामिन जो कि जल में घुलते हैं वो है बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। क्वेश्चन आ सकता है जल में घुलनशील विटामिन कौन से, तो बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, तो ए, डी, ई, के। हमने ऊपर भी पढ़ा था जब वसा का पढ़ रहे थे ना तब। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। नोट करिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन जब अधिक मात्रा में होते हैं तो वे लीवर में संचित हो जाते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन जब अधिक मात्रा में होते हैं तो वो लीवर में संचित हो जाते हैं। वो कौन से विटामिन है लीवर में जो संचित होते हैं, वो पूछा जा सकता है कि लीवर में संचित होने वाले विटामिन कौन से हैं, क्या आप बताएंगे हम, ए, डी, ई, के।
विटामिन ए डी ई के। यानी कि कीड़ा, कीड़ा बोल सकते हैं, तो ध्यान रखना कीड़ा। पानी में घुलनशील विटामिन जब अधिक मात्रा में होते हैं तो वह मूत्र से उत्सर्जित होते हैं, यानी ये ठहर के नहीं रहते हैं, सिंपल सी बात। और जो वसा में रहते हैं वो लिवर में रहते हैं ना ऑलरेडी, वो ठहर के रहते हैं। तो विटामिन जब अधिक मात्रा में होते हैं तो वह मूत्र से उत्सर्जित होते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे पानी में घुलनशील, यानी बी और सी, तो वो मूत्र से उत्सर्जित होते हैं और इसलिए इसे दैनिक रूप से लेने की आवश्यकता होती है ना। ये तो शरीर में ही बनते हैं, शरीर में भी बनते हैं, ये जो कीड़ा है वो, है ना, आहार से भी प्राप्त होता है, शरीर में भी बनते हैं। जैसे कि विटामिन ई भी हो गया, है ना, विटामिन ई शरीर से बनते हैं। चलो बी और सी, बी जो होता है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन जो बी होता है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन बी हरी पत्तेदार सब्जियां, और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और विटामिन बी हरी पत्ते सब्जियां में पाया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जो होता है वो दूध, डेयरी उत्पादन और वनस्पति तेल में पाया जाता है। नोट करेगा, वसा की कमी के कारण बहुत से विटामिन शरीर में काम नहीं करेंगे। जब वसा की कमी होती है तो विटामिन क्या करेगा, बहुत से विटामिन जो होता है वो शरीर में काम नहीं करेंगे। वसा की कमतरता, यानी वसा में ही जो ए कीड़ा पाया जाता है ना, ए डी ई ए के, तो उसकी कमी हो जाएगी। यानी विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और रोग से रक्षा करता है, ऊर्जा भी बोला गया है, और रोग से रक्षा भी करती है, और न कि शरीर का निर्माण। नहीं, शरीर के निर्माण के लिए ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऊर्जा और हम रोग बोल सकते हैं, तो रोगों से रक्षा करता है विटामिन, और ऊर्जा प्राप्त करता है। शरीर निर्माण के लिए हमें क्या देखना है, शरीर निर्माण के लिए क्या लेना है हमें, प्रोटीन। प्रोटीन। इसका जो साइंटिफिकल नेम है ना, साइंटिफिकल नेम बोल सकते हैं, विटामिन ए का रेटिनाल बोला जाता है। साइंटिफिकल नेम रेटिनाल, विटामिन ए का रेटिनाल, रेटिनाल क्वेश्चन आता है। एक मिनट, आपको यहाँ से पढ़ा देता हूँ ना, ठीक है, यही से पढ़ा देता हूँ, चलेगा। चलो, विटामिन ए जो होता है वो रासायनिक नाम बोलेंगे ना, रासायनिक जो नाम होता है वो रेटिनाल होता है। कमी से रोग जो होता है वो रतौंद्री होता है, नाइट ब्लाइंडनेस है ना, नाइट ब्लाइंड बोलते हैं ना, आंख वाला जो हम दिखता नहीं है। किस रोड से हमने पढ़ा था ना, कौन सी सेल से जो रतौंद्री होता है, रोड या कोन्स या रोड्स, बताइए कौन सेल से था ना, पता नहीं चलो कौन सर कौन सेल से, विटामिन ए की कमी से। कार्य जो बताया गया है, प्रतिरक्षी, संक्रमण से बचाना, यानी प्रतिरक्षा का काम करता है, इम्यूनियम का काम करता कौन है, विटामिन ए। और मुख्य जो स्रोत है, मतलब विटामिन ए कहाँ पर शामिल होता है, तो पीले फलों में। तो क्वेश्चन में आ सकता है पीले फल, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें पीले टाइप में ही लिख लिया है ना मैंने, ठीक है, इसमें पीले फलों से प्राप्त होता है। गाजर, मछली के लीवर में भी होता है विटामिन ए, और पनीर और अंडा में। मछली के लीवर तो ध्यान ही रखना है आप लोग, और पीले फल, और गाजर तो मेन स्रोत है ना, पूछा जाता है विटामिन ए का मेन स्रोत क्या है, तो गाजर। ये तो मोस्टली जितना इंपॉर्टेंट है ना, ये सारा भी नोट किया है हमने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, विटामिन ए के स्रोत। विटामिन बी जो होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है थायमिन, और उसका जो रोग होता है बेरी रोग होता है। रोग क्या है, बेरी। ये कहाँ से प्राप्त होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां से प्राप्त होता है विटामिन बी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका कार्य जो होता है वो मूत्र के रास्ते से बाहर निकलता है। विटामिन जो सी होता है वो मूत्र के रास्ते से बाहर निकलता है और घाव भरता है।
कहीं पर भी घाव होता है तो घाव भरने के लिए विटामिन सी महत्वपूर्ण होता है, शरीर का घाव भरने के लिए। ये खट्टे फलों में जैसे कि आंवला, मुख्य स्रोत पूछा जाएगा तो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन डी को रासायनिक नाम बोला गया कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसके कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और ये हार्मोन्स भी है। विटामिन डी एक में जो विटामिन होता है वो हार्मोन्स भी है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या आंसर देना है? विटामिन डी बोलिए, विटामिन डी, ठीक है, हार्मोन विटामिन डी। सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी, मछली के तेल, ठीक है। रिया जी कुछ बोल रहे, बोलिएगा। सर क्वेश्चन आया था कि अडल्ट्स में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसका आंसर ये ऑस्टियोमेलेसिया ऐसा था। होता है एडल्ट्स में, और रिकेट्स जो पोरोसिस होता है, रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है जनरली। हाँ, रिकेट जो होता है ना वो बच्चे में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है एडल्ट्स में होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो वृद्ध में होता है, ठीक है, ओके। नोट कर लीजिए। वृद्ध में जो होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस। गुड, ठीक है, ऐसे ही बोलना है। एक्टिव रहेगा, सभी लोग एक्टिव रहिएगा, हम लोग सभी लोग सीख रहे हैं। चलो, ई जो होता है, ई को बोला जाता है टेकोफेरॉल। इसका भी हम ट्रिक भेज देंगे आप लोगों को, क्योंकि ये ट्रिक से याद हो जाएगा हमें, सिंपल ट्रिक है, हम भेज देंगे आपको, नहीं तो इसमें नोट कर लेंगे, ठीक है। विटामिन ई को जो रासायनिक नाम बोला गया टेकोफेरॉल, ये क्या करता है? विटामिन ए जनन क्षमता प्रभावित करता है। जनन क्षमता के लिए विटामिन ई बहुत ही आवश्यकता होती है। विटामिन ई जैसे कि देखिए, इसमें पहले कार्य देख लेते हैं। कोशिकाओं द्वारा स्वतः संश्लेषित होता है, यानी कोशिकाओं द्वारा निर्माण होता है। ये तो हम बाहर से भी ले सकते हैं, अंकुरित अनाज से भी ले सकते हैं, जो कि रात को भिगाते हैं ना, और सुबह जो निकलता है अंकुर, ठीक है, अंकुरित अनाज। तो यहाँ से भी हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। लेकिन हमें विटामिन ई बाहर से न भी लेंगे ना, तो भी कोशिकाओं से ये स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है, संश्लेषित हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये जनन क्षमता को प्रभावित करता है विटामिन ई। के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनान। इसकी जो कमी से जो रोग होता है हेमरेज, ब्रेन की नसें फटना है ना, नसें फट जाती है ना विटामिन के से, हेमरेज रोग होता है, नसें फटना। खून का थक्का बनाने में काम आता है, क्वेश्चन आता है। वैसे आप एनाटॉमी पढ़े होंगे, है ना, अभी सर ने पढ़ाया है। विटामिन के यानी खून का थक्का बनाने में, और भी महत्वपूर्ण तो विटामिन के खून का थक्का बनाने में। ये टमाटर तथा सब्जियां में पाया जाता है, टमाटर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, बताइए, क्योंकि विटामिन आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल है। चलो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी में भी अनेक सारे प्रकार है, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, 4 नहीं होता है, B5 होता है, B6, B7, और B8, 9, 10 नहीं होता है, 11 और 12। तो विटामिन जो बी होता है का जो रासायनिक नाम होता है थायमिन। इसी कमी से रोग जो होता है वो बेरी। तो सब्जियों में तो पाया जाता है विटामिन बी, ठीक है, इसमें नोट नहीं किया हमने, हरी सब्जियों में पाया जाता है ना। और इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 से, 2 को बोला गया है राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 को बोला गया है राइबोफ्लोविन, रासायनिक नाम। ये माइक्रोकांडिया में पाया जाता है, माइक्रोकांडिया में पाया जाता है ये। विटामिन B3 इसको बोला जाता है निकोटिनामाइड या नियासिन भी बोला जाता है, नियासिन या निकोटिनामाइड। ये इसकी कमी से बाल पकने लगते हैं। और विटामिन B5 इसको बोला जाता है पेंटोथायमिन, पेलेग्रा
पेलेगुलर रोग होता है यानी त्वचा रोग। त्वचा रोग होता है विटामिन B5 से। त्वचा रोग विटामिन B5 से। पेंटोथायमिन बोला जाता है रासायनिक नाम। विटामिन B6 ये पायरिडॉक्सिन रासायनिक जो नाम है विटामिन B6 का वो है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से अनीमिया यानी अरक्तता, ठीक ना, अरक्तता नहीं, रक्त की कमता आपको ही लगता है वो तो रक्त की कमी। रक्त की कमी, अनीमिया यानी अरक्तता। विटामिन B7 को विटामिन एच भी बोला गया है, तो क्वेश्चन आ सकता है विटामिन एच किसको बोला गया है, उसमें ऑप्शन देगा विटामिन B1, B2, B6, B7, तो B7 आएगा। विटामिन B7 को एच भी बोला जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है बायोटिन है। रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी कमी से लकवा होता है यानी पैरालिसिस। इम्पल्स से वो काम नहीं करते, नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो, है ना, हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते अच्छे से, लकवा हो जाता है, कंपन होने लगता है शरीर में। ये सल्फर में पाया जाता है, तो सल्फर लेना चाहिए लकवा से बचना है। तो विटामिन B11 इसको बोला जाता है फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 इससे कमी से पेचिस नामक रोग हो जाता है। पेचिस नामक रोग हो जाता है। और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसका जो रासायनिक नाम है, यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन उठाओगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो विटामिन B12 से इसका जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन है। इसके कमी से पार्शिनियस एनीमिया होता है और चमड़ा श्वेत होता है। पार्शिनियस एनीमिया में क्या होता है, चमड़ा जो होता है वो श्वेत हो जाता है। ये कल हम देखेंगे, थोड़ा सा बचा है, कल की क्लास में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, कल की क्लास में थोड़ा सा ही बचा है, बस हो जाएगा, ठीक है। हमने 7 एलिमेंट्स कंप्लीट करवा दिए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, फिर क्लास कवर कर लेते हैं। सर ये CO क्या है B12 में? एक मिनट CO देख में लेते पाया हैं, जाता है। मुझे भी इसमें पता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एक मिनट, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ठीक है, हाँ जी। गुड, धन्यवाद। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में विटामिन B12 होता है ना।